हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.7। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड पी ऑफ टी इज इक्वल टू -2t² + 40t + 800। एक कस्बे की आबादी जो है उसे इस तरह मॉडल किया गया है। अब यहाँ पे ये जो टी दिया गया है ये क्या है, वेयर टी इज़ ईयर्स सिंस 2020। अब टी यहाँ पे जो है वो साल को जाहिर कर रहा है, ठीक है, 2020 से अब तक। अब फाइंड द ईयर्स, हमने वो साल मालूम करने हैं। व्हेन द पॉपुलेशन, जब आबादी, विल बी एट लीस्ट 1000, जब आबादी कम अज़ कम 1000 हो जाएगी। एट लीस्ट 1000, कम अज़ कम 1000 का मतलब ये है कि 1000 तो होनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन कम अज़ कम 1000, जब भी कम अज़ कम का एटलीस्ट का वर्ड यूज़ होगा तो आपने ग्रेटर दैन और इक्वल टू का साइन लगाना है। अब ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्या है, 1000। अब इक्वल रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1000 और ग्रेटर दैन जाहिर कर रहा है कि 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है। अब पी ऑफ टी हमें ये गिवन भी है, तो पी ऑफ टी हम यहाँ पे जो मॉडल हमें गिवन है वो लिख लेते हैं -2t² + 40t + 800। ठीक है, ये हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख ली है। अब इस P ऑफ T की ये वाली जो वैल्यू है इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेती हूँ। अब इस P ऑफ T की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, मैंने यहाँ लिख लिया पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो P ऑफ T की वैल्यू थी ये मैंने इसकी जगह पे लगा दी, ये आ गया -2t² प्लस ये वाला 40t प्लस ये आ गया 800 और यहाँ से ये आ गया ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1000। अब हम क्या करेंगे, ये जो +1000 है इस इक्वलिटी की इस तरफ ले आएंगे। इस वैल्यू को मैंने एज इट इज़ लिखा, इस वैल्यू को भी एज इट इज़ लिखा और इस वैल्यू को भी मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब +1000 है, इक्वलिटी की इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1000 और यहाँ पे ये वाली वैल्यू चूँकि उधर चली गई, यहाँ कोई वैल्यू नहीं बची तो यहाँ से क्या आ गया 0। अब ये -2t² आ गया प्लस ये वाला 40t आ गया। यहाँ से इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी -200 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, हमने एक्सरसाइज 2.5 से पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमने ये 4 स्टेप्स पढ़े थे। ठीक है, हम इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और सिंपल इस पहले वाले स्टेप को फॉलो करते हुए भी हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने यहाँ से करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन निकाली थी और हमने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करके उसको सॉल्व किया था। यही वाला जो है वो स्टेप मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगी। अब करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में या कह लें कि एसोसिएटेड इक्वेशन में इसे चेंज करना हो तो ये जो इनइक्वालिटी है ये किस में चेंज हो जाती है, इक्वालिटी में चेंज हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, -200 हो गया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब 0 के इक्वल हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 देखें सब में कॉमन है तो मैंने यहाँ से -2 जो है वो कॉमन निकाल लिया। अब 2 यहाँ से -2 जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा t² माइनस प्लस माइनस 2 2s are 4, 0 आ गया और ये t आ गया माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2 और ये 0s आ गया इज इक्वल्स टू ये वाला 0 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास t² -20t + 100 आ गया इज इक्वल्स टू ये -2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इक्वालिटी की इस तरफ आके डिवाइड हो गया। अब ये वाली वैल्यू हमारी एज इट इज़ आएगी 0 ओवर समथिंग 0 के इक्वल होता है। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसे आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप फैक्टराइज कर लें, इसे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लें, इसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, बाय यूजिंग ग्राफ कर लें, किसी भी मेथड से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल हमारे पास फार्मूला बन रहा है तो मैं इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लगा दिया। 100 है तो ये 10 का स्क्वायर बनता है, इसे मैंने यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया। अब ये हमारी कौन सी फॉर्म बन रही है, a²
और ये क्या बन रही है बी स्क्वायर। दरमियान में क्या होता है, दरमियान में होता है 2ab। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे 2ab चाहिए। 2a मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है t, b मीन्स सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है 10। तो देखिए सेम वही फॉर्म बन गई। तो फार्मूले को जब हम क्लोज करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो a यहाँ पे अब हमारे पास क्या है t माइनस b हमारे पास क्या है 10, तो इसका क्या आ गया होल स्क्वायर। ये फॉर्म हमारी बन गई थी, इसे हमने इस फॉर्म में क्लोज कर लिया। और ये वाला इज इक्वल्स टू 0, ये हम यहाँ लगा देंगे। अब जब भी आपने स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो याद रखें कि हमेशा स्क्वायर रूट लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। अब स्क्वायर रूट हम इस तरफ भी लेंगे और यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो t माइनस 10 जो है वो क्या आ गया 0। माइनस 10 है, इक्वालिटी की उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। अब t किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, t जो है वो ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। अब इसका मतलब है ये हमारे पास 10 ईयर्स जो हैं वो आ गए हैं। अब हम आते हैं मेन अपने क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ईयर्स व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000। वो साल मालूम करना है कि जब आबादी जो है वो कम अज़ कम 1000 हो जाएगी। अब 2020 से तो ये हमें मॉडल जो है वो दिया गया था। अब मज़ीद 10 साल हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2020 से मज़ीद आगे 10 साल लगेंगे कि आबादी जो है वो कम अज़ कम जो है वो 1000 हो जाएगी। तो अब हमने 2020 में इस 10 को प्लस कर देना है, ठीक है। 2020 प्लस 10, तो ये क्या आ जाएगा 2030। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका मतलब है कि 2030 में 2030 में आबादी जो है वो कम अज़ कम 1000 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट पी इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। एक कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट नफ़ा जो है वो पी नफ़े को उन्होंने कह दिया, उसको जो है थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में जो है वो मॉडल करती है। अब उसकी इक्वेशन जो है वो हमें ये दे दी गई है। अब इसमें x क्या है, ये x हमें गिवन है। इसमें x जो है वो प्राइस पर आइटम इन रुपीज़ है, ठीक है। p जो है वो क्या है प्रॉफिट है और x जो है वो प्राइस है रुपीज़ में। फाइंड द प्राइस, हमने वो कीमत मालूम करनी है दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। हमने वो कीमत जो है वो फाइंड आउट करनी है, वो कीमत मालूम करनी है। तो चलिए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। अब सबसे पहले तो ये हमें जो इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम लिख लेते हैं -5x² प्लस 150x माइनस 1000। अब यहाँ पे देखें, ये हमें जो इक्वेशन दी गई है इसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। हमने एक्सरसाइज 2.1 में किया था कि अगर x² का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होगा तो फिर जो हमारी पैराबोला की शेप है वो इस तरह होगी, और अगर हमारा x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो फिर हमारी पैराबोला की शेप जो है वो इस तरह होगी। एक्सरसाइज 2.1 में हमने ये किया था। अब अगर तो इसकी शेप जो है वो पॉजिटिव है तो फिर अपवर्ड है, तो फिर इसका वर्टेक्स हमारा कहाँ बनता था यहाँ पे, ठीक है। और अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो फिर पैराबोला की शेप इस तरह बनती है, तो फिर इसका वर्टेक्स जो है वो यहाँ बनता है। अब वर्टेक्स मैंने आपको बताया था कि वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होता है। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा पैराबोला जो है वो टर्न लेता है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पे देखें, अगर ये यू शेप होती है फिर तो ये इसका वर्टेक्स यहाँ बनेगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव होती है तो फिर ये जो है वो वर्टेक्स इसका यहाँ बनेगा। अब यहाँ बनने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो क्या होगी मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ से देखिए टर्न लेता है तो टर्न पे हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे मैक्सिमम होगी। इसका मतलब है कि अगर हम वर्टेक्स फाइंड कर लें तो हमारा जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट निकल आएगा।
अब वर्टेक्स निकालने के लिए ये देखें, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 में किया था, ये हमारा जो है ये टर्निंग पॉइंट था। अब चूंकि इसकी जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, तो ये इसकी शेप जो है वो इस तरह बनी थी। अब हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो फिर हमारे पास जो शेप है वो इस तरह बननी है। ठीक है, अब हम इतना जो है वो लंबा मेथड नहीं करेंगे, इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं करेंगे। हम इसे ग्राफ की मदद से अगर हेल्प करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। हम डायरेक्ट एक वर्टेक्स का फार्मूला होता है वो लगा लेते हैं। अब देखें, ये हमारी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये जो है वो क्या बनेगी, पैराबोला। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो शेप्स होती हैं इन्हें पैराबोला शेप्स कहते हैं। ठीक है, ये पैराबोला है जो कि डाउनवर्ड जो है वो ओपन होगा। डाउनवर्ड ओपन क्यों होगा, वही बात जो मैंने अभी बताई कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, दैट ओपन्स डाउनवर्ड सो द प्राइस विल बी मैक्सिमम। इसकी प्राइस कब मैक्सिमम होगी, इसके वर्टेक्स पे, एट द हाइट ऑफ इट्स वर्टेक्स। ठीक है, ये पैराबोला की शेप है जो कि डाउनवर्ड ओपन होती है और इसकी प्राइस जो है वो मैक्सिमम कहाँ होगी, इसकी वर्टेक्स पे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हम इसे डायरेक्ट वर्टेक्स का फार्मूला जो है वो लगा के वर्टेक्स यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया x = -b/2a। ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है टू फाइंड वर्टेक्स। अब ये आपने पेपर में नहीं लिखना, ये मैंने आपकी याद दहानी के लिए लिखा है। चूँकि स्टूडेंट्स जो हैं वो जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हें समझ आ रही होती हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन जब रिवीजन करने लगते हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो समटाइम्स जहन से स्किप हो जाती हैं, निकल जाती हैं, तो फिर उनको समझने में मुश्किल हो रही होती है। इसलिए छोटे छोटे से ये आप की पॉइंट्स, ये चीज़ें लिख लिया करें ना, तो आपको वो चीज़ें फिर याद हो जाएंगी, याद रहेंगी। जब आप रिवाइज़ करेंगे आपके जहन में पूरा लेक्चर जो है वो आ जाएगा कि किस तरह आपको समझाया गया था। ठीक है, तो अब मैंने ये जो लिखा है ना टू फाइंड वर्टेक्स, ये आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्टेक्स का यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है, आपकी याद दहानी के लिए ये लिखा है, ये आप अपने नोट्स पे लिख लिया करें, लेकिन पेपर में इसको लिखने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। अब ये वर्टेक्स मालूम करने का जो है वो फार्मूला है ताकि हमारा यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो निकल सके। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, अगर इसे हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, ax² + bx + c के साथ, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -5, और b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 150, और c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1000। a, b और c की वैल्यूज़ हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। अब यहाँ पे देखें, हमें b की ज़रूरत है तो हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। ये वाला माइनस एज इट इज़ आया, ये 2 आ गया, a की जगह पे a की वैल्यू लगा दी जो कि -5 थी। अब ये वाला यहाँ से क्या आ गया, -150 डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या आ गया, -10। अब यहाँ से देखें, -150 को -10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 15। x = 15। अब देखें 15 जो है ये अब x किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, x जो है प्राइस पर आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसका मतलब है कि 15 पे हमारा प्राइस जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 15 रुपीज़। 15 रुपये पे एक्स जो है वो प्राइस को जाहिर कर रहा था, रुपीज़ है। ठीक है, तो 15 रुपये पे इसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ टॉय कार रोल्स डाउन एट इंक्लाइन। एक कार का खिलौना जो है
वो इंक्लाइन से नीचे जो है वो आता है। इंक्लाइन क्या होता है? इंक्लाइन ऐसे स्लोप को कहते हैं, ठीक है, इसे स्लोप भी कहते हैं, इसे ढलवान भी कहते हैं। ऐसी सतह के जो इस तरह करके नीचे को जो है वो हो, उसे हम इंक्लाइन कहते हैं। अक्सर आपने घरों के बाहर भी देखा होगा कि घरों के बाहर भी इस तरह की स्लोप जो है वो बनी होती है कि जहाँ से हम जो है वो इजीली अपनी कार, बाइक, किसी भी चीज़ को घर से बाहर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो सतह होती है इसे ढलवान या स्लोप या इंक्लाइन जो है वो कहते हैं। अब यहाँ से कार जो है वो इंक्लाइन से नीचे को मूव करवाई गई है एंड कवर्स द डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन। इस जो टॉय कार थी इसने फासला तय कर लिया कितना, ये इस इक्वेशन में जो है वो हमें डिस्टेंस इसका जो उसने कवर किया वो दिया गया है मीटर्स में। वेयर टी इज़ द टाइम। अब इसमें टी क्या है? इसमें टाइम, टी जो है वो टाइम है सेकेंड्स में, ठीक है। फाइंड द टाइम, हमने वो वक्त मालूम करना है व्हेन द कार हैज़ ट्रेवल्ड द डिस्टेंस 12.5 मीटर्स। हमने वो वक्त जो है वो मालूम करना है जब ये टॉय कार ने 12.5 मीटर्स का फासला जो है वो तय कर लिया। ज़ाहिर है यहाँ से जब आप कार को मूव करवाएंगे तो स्लोप है, तो तेज़ी से कार जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। आपने वो वक्त मालूम करना है जहाँ पे टॉय कार ने 12.5 मीटर्स का फासला जो है वो तय कर लिया। अब इसके सोल्यूशन को देखते हैं। देखें, ये हमें जो इक्वेशन दी गई है इसको हम यहाँ लिख लेंगे, d = 2t² - 0.5t। अब ये हमें डिस्टेंस जो है ये गिवन है कितना? 12.5 मीटर्स। अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस जो है वो 12.5 मीटर्स यहाँ लिख लिया। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेती हूँ। अब ये जो d की वैल्यू है इसे हम यहाँ पर पुट करेंगे। मैंने लिख दिया पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब d की जगह पे क्या आ जाएगा? 12.5 और ये वाला t² - 0.5t ये हमारा एज इट इज़ आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? चूँकि दरमियान में इक्वलिटी है तो हम इनकी जगह को चेंज कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड राइट पे और राइट साइड लेफ़्ट पे लिख सकते हैं। इस वाली वैल्यू को मैंने इस तरफ लिख लिया इक्वल्स टू, और इस वाली वैल्यू को मैंने इस तरफ लिख लिया। अब यहाँ से देखें, पॉइंट को हम ख़त्म करेंगे। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया? ये 5 लगाया। हमें पता है पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम पॉइंट की जगह पे क्या लगा देते हैं? 1, और 1 हिस्सा इसके पीछे तो इधर क्या लगा देंगे? 0, और ये वाला t एज इट इज़ आ गया = यहाँ से आ गया 12.5। अब यहाँ से देखें, 5 1s are 5, 5 2s are 10 हो गया। यहाँ से वैल्यू आ गई t² माइनस यहाँ से क्या आ गई 1/2t = यहाँ से क्या आ गया 12.5। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 2t² माइनस 2 1s are 2, 1 1s are 1, तो यहाँ से क्या आ गया 1t, और ये वाला क्या आ गया 12.5। अब यहाँ से ये वैल्यू आ गई 2t² माइनस, अब t का कोफिशिएंट 1 लगाने की ज़रूरत नहीं, t एज इट इज़ आ जाएगा। ये 2 जो डिवाइड हो रहा था ये इक्वलिटी की इस तरफ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास 2t² माइनस t = अब 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से लिखें 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया 25। तो 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ हमारे पास 25 आ गया। अब +25 है, इक्वलिटी की इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -25 = यहाँ कोई वैल्यू नहीं बची तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 50, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 50 आए लेकिन माइनस करें तो 1 आए। तो फैक्टराइजेशन से इसे मेथड से इसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में देखें, यहाँ पे जो t² का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा a, जो t का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा b, और लास्ट पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगी -25। अब t की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है वो हम लिख लेंगे 2.1 में हमने किया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने यहाँ लिख लिया। अब ये वाला माइनस b की जगह पे क्या आ गया -1, ये प्लस माइनस ये वाला स्क्वायर रूट b², तो b की वैल्यू क्या है -1, तो -1 का क्या आ गया स्क्वायर, -4, a की वैल्यू क्या है 2, और c की वैल्यू क्या है -25। ये वाला ओवर आया, ये 2 आ गया, और a की जगह पे a की वैल्यू आ गई वो क्या थी 2। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से वैल्यू आ गई 1, ये प्लस माइनस आ गया,
स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर यहाँ से क्या आ गया +1। अगर आपको इस तरह सॉल्व करना ना आए तो आप इसे कैलकुलेटर की हेल्प से इस तरह भी कर सकते हैं। देखें, ब्रैकेट लगाएंगे, -1 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा +1। अब नेक्स्ट वैल्यू को भी आप एज इट इज़ जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ से माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 4, 2 और 25 को यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया 200। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 200 आ गया ओवर ये 2 2 ज़ार क्या हो गया 4। अब यहाँ से आ गया 1 प्लस माइनस 200 में 1 को प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 201 ओवर ये वाला 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1 प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये देखें यहाँ से मैंने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 201, तो ये क्या आ गया 14.17। तो इसे हम अगर राउंड ऑफ कर लें तो ये क्या बन जाएगा 14.18। ये वाली वैल्यू जब 5 से बड़ी हो तो फिर हम इसमें एक वैल्यू को प्लस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से लिख लिया 14.18 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ से 4। अब t की दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई, एक को हम प्लस के साथ लिख लेते हैं 1 प्लस 14.18 डिवाइडेड बाय 4, और दूसरी वैल्यू को हम नेगेटिव के साथ यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसे इसमें जब प्लस करेंगे 1 प्लस 14.8 तो देखिए हमारे पास क्या आ गया 15.8 डिवाइडेड बाय 4। तो अब 15.18 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.795। अब डिवाइड करने से हमारे पास आ गया 3.795, तो ये मेरे पास t की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से भी t की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस 14.18, इसे हमने लिख लिया, तो ये आ गया -13.18 डिवाइडेड बाय 4। तो इसे 4 से डिवाइड कर लें, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -3.295। तो टाइम तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हम सिर्फ यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो अब कार ने जो है वो कितना फासला तय किया, सो द कार हैज़ ट्रेवल्ड 12.5 मीटर्स। अब उन्होंने पूछा था 12.5 मीटर फासला उसने कितने टाइम में तय किया, तो कितने टाइम में तय किया है 3.795 सेकेंड्स में। तो लिख दें इन 3.795 सेकेंड्स। कार ने 12.5 मीटर का फासला 3.795 सेकेंड्स में तय कर लिया। इसे आप राउंड ऑफ करके 3.8 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ बॉल्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर t सेकेंड्स इज h ऑफ t इज इक्वल टू -4t² प्लस 24t। एक बॉल की ऊंचाई जो है वो मीटर्स में दे दी गई है, वो t सेकेंड्स के बाद उसकी जो ऊंचाई है वो ये है, ठीक है। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज़ द बॉल एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। अब आपने जो है वो टाइम बताना है। अब t जो है ये क्या है टाइम, ये वाला t जो है वो टाइम है। आपने वो टाइम इंटरवल बताना है कि जिसमें बॉल जो है वो एटलीस्ट का मतलब है कम अज़ कम जो है वो 20 मीटर ग्राउंड से ऊंची हो। देख अब इसके सोल्यूशन को देखते हैं। इसमें भी हमारे पास देखें h ऑफ t, ये इक्वेशन गिवन है -4t² प्लस 24t। अब यहाँ पे भी हम फर्स्ट क्वेश्चन वाली कंडीशन ही लगाएंगे, चूँकि यहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट आ गया है। अब मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास एटलीस्ट आएगा तो आपने ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगा देना है, और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 20 मीटर्स। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब फिर से वही कि अगर या तो 20 मीटर हो, इक्वल का मतलब 20 मीटर, ग्रेटर देन का मतलब कि 20 मीटर से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम अज़ कम जो है वो 20 मीटर होनी ही चाहिए। अब यहाँ से h ऑफ t की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। h ऑफ t किसके इक्वल है -4t² प्लस 24t के, तो इस h ऑफ t की जगह पे ये वाली कीमत हम लगा देंगे -4t² प्लस 24t, और ये वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया, और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 20। अब यहाँ पे देखें ये आ गया -4t², यहाँ से आ गया प्लस 24t, और ये
और ये +20 है, इक्वलिटी की इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -20, और यहाँ से वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गई 0। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से -4 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से मैंने -4 को जब कॉमन लिया तो यहाँ से क्या आ गया t² माइनस प्लस माइनस 4 6 24 और ये वाला t आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 5 20। जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, और ये वाला क्या आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये -4 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इक्वलिटी की दूसरी तरफ चला जाएगा। अब ये वाला -4 जो है ये इधर आके क्या हो गया डिवाइड। जब डिवाइड होगा तो ये जो ग्रेटर देन है ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में। इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा। ये जब भी नेगेटिव वैल्यू दूसरी तरफ जाती है तो हमेशा इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, हमने 9th क्लास में डिटेल से पढ़ा था। तो यहाँ पे ये वाला जो -4 था ये इस तरफ आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ से वैल्यू आ गई t² -60 + 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से देखें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के 4 स्टेप्स हमने किए थे। इसमें पहला स्टेप था सॉल्व द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब को ये यहाँ पे देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दी गई है, इसे हमने करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना है। इसे एसोसिएटेड इक्वेशन भी कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि इनइक्वालिटी को हम इक्वालिटी में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से हमने लिख दिया एसोसिएटेड इक्वेशन इज़, यहाँ से आ गया t², यहाँ से आ गया -60 + 5 और यहाँ से क्या आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से -6 को आपने 2 पार्ट्स में इस तरह डिवाइड करना है कि अगर प्लस करें तो 6 आए और मल्टीप्लाई करें तो 5 आए। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसे माइनस, यहाँ पे ये वाला माइनस मैंने एज इट इज़ लिखा, तो देखें यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगी 1 + 5t। अब 1 + 5 क्या होता है 6, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, और 5 1 जार 5। तो ये हमारी इस तरह जो है ये 2 नंबर्स में स्प्लिट हो गई। अब यहाँ से हमने क्या किया, 1 को t से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ से क्या आ गया 1t, यहाँ से 5 को t से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 5t, और ये वाला +5 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इन दोनों में से t को कॉमन निकाल लें। t² में से t को कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या आ गया t, माइनस यहाँ से t को कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या आ गया 1। अब इन दोनों में से 5 को कॉमन निकाल लें, ये वाला माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से हम जो है वो माइनस लिखेंगे -5। अब -5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आ गया t, माइनस प्लस माइनस 5 1 जार 5, और यहाँ से क्या आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब t-1 यहाँ भी है, t-1 यहाँ भी है, कॉमन निकाल लें। जब t-1 यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा t, यहाँ से t-1 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल यहाँ पे इक्वेट कर लें। अब -1 है, इक्वलिटी की इस तरफ चला जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये -5 है, इक्वलिटी की इस तरफ चला जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल जो है वो हमें पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं इसको हम इंटरवल में किस तरह लिखते हैं, वही तरीका जो हमने पहले सीखा था। यहाँ से हम t को दरमियान में लिखेंगे, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन लगाएंगे, इस तरफ जो है वो स्मॉलर वैल्यू आएगी और इस तरफ जो है वो ग्रेटर वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये इंटरवल को लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि टाइम जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा लेकिन लेस देन 5 जो है वो सेकेंड्स होगा, चूँकि t जो है वो हमें बता दिया गया था कि टाइम है और ये सेकेंड्स में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि टाइम जो है वो 1 सेकेंड से अबव होगा लेकिन 5 सेकेंड से डाउन होगा जब बॉल जो है वो ग्राउंड से कम अज़ कम 20 मीटर ऊपर होगी। जब बॉल को ऊपर की तरफ चला गया तो वो 20 मीटर की हाइट जो है वो कम अज़ कम अचीव कर लेगी, कब 1 से 5 सेकेंड के दरमियान, ठीक है। तो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, सो द बॉल इज़ एट लीस्ट, कम अज़ कम इज़ एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड
ये फॉर टाइम इंटरवल बिटवीन 1 and 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बाल को जो है वो ऊपर की तरफ उछाला गया है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ जो है वो फेंका गया है। विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। हम साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसे लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, तो इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई मीन्स इनिशियल और वी मीन्स वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 40 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, आपने ज़्यादा से ज़्यादा वो हाइट मालूम करनी है, मैक्सिमम हाइट वो हाइट जो है वो मालूम करनी है। इट रीचेज अबव द ग्राउंड लेवल, कि वो ग्राउंड से कितनी ऊपर जो है वो गई होगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर जो है वो बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई होगी तो आपने मैक्सिमम हाइट यहाँ पे वो मालूम करनी है कि जहाँ पे ये बॉल पहुँचने के बाद यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब ये बॉल जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ उछाली गई, तो आपने ये वाली जो है मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है कि मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद ये बॉल जो है वो जब नीचे आई तो इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या थी। अब हम यहाँ पे, हमें पता है, हमने फिज़िक्स में 9th क्लास में पढ़ा था कि जब बॉल अपनी हाइट पे चली जाती है या कोई भी चीज़ जब अपनी हाइट पे मैक्सिमम चली जाती है तो फिर 1 सेकंड पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाती है 0। तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, यहाँ इस हाइट पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के बाद। उसके बाद फिर ये डाउनवर्ड आना शुरू हो जाती है, जब अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेती है उसके बाद ये नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन थी, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी 0। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि इफ़ द बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब कोई भी बॉडी कोई भी चीज़ ज़मीन से ऊपर की तरफ उछाली जाती है तो जो जी होता है, जो ग्रेविटेशनल वैल्यू इसकी होती है जी, वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास जी जो है वो क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन चूंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ उछाली गई है तो जी क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया तो जी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो जी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड। अब आपने मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट जो है या मैक्सिमम डिस्टेंस कह लें जो कवर उसने किया, या मैक्सिमम हाइट जो है, हाइट को या डिस्टेंस को जो है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि हमने एस फाइंड आउट करना है। हमारे पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और जी की वैल्यू, और हमने एस फाइंड आउट करना है। इसके अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो लगेगी। सिर्फ क्या होगा ए की जगह पे जी आ जाएगा क्योंकि हमने बॉल को जो है वो वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला लगा लेंगे। वी नो दैट वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर प्लस, अब यहाँ पे 2as होता है तो a की जगह पे क्या आ जाएगा g, क्यों, क्योंकि बॉल जो है वो अपवर्ड फेंकी गई है तो यहाँ पे सिर्फ g आ जाएगा, बाकी जो है वो वही इक्वेशन हमारे पास आएगी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी इसको हम यहाँ पे पुट करना शुरू करते हैं। वी.एफ की वैल्यू 0 थी तो वी.एफ की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया 0, और वी.आई की वैल्यू थी 40 तो वी.आई की जगह पे आ गया 40, इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा लिया, प्लस ये वाला 2 आ गया। जी की वैल्यू हमारे पास है -10 तो जी की जगह पे क्या आ गया -10, और ये वाला एस जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब 0 स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 40 स्क्वायर 1600। देखें इसको आपको ना पता चले तो इस तरह आप स्क्वायर लें कैलकुलेटर पे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 40 स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 1600, तो 40 स्क्वायर की यहाँ वैल्यू लगा दें 1600। 2 को -20 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 से, 2 को -10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से क्या आ गया -20। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में मुश्किल होती है, प्लस माइनस 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 प्लस या प्लस माइनस माइनस। कुछ स्टूडेंट्स को बेसिक्स जो हैं वो क्लियर नहीं होती तो उनको मुश्किल होती है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लिया करें। 2 को -10 से जो है मल्टीप्लाई किया तो देखिए -20 आ गया, और ये वाला क्या आ गया हमारे पास s। अब ये -20s है, ये इक्वालिटी की इस तरफ आ जाएगा तो +20s बन जाएगा, ये वाली वैल्यू मैं इस तरफ ले आई, इज इक्वल्स टू ये क्या आ गया हमारे पास 1600। एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
ये 1600 एज इट इज़ आया ओवर ये 20 जो s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया। तो देखिए यहाँ से 1600 डिवाइडेड बाय 20 तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 80। s आ गया हमारे पास 80 मीटर्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, आपने वो मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो s जो है मैंने आपको बताया था हाइट या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास कितनी निकली 80 मीटर्स, जब ये ग्राउंड से मैक्सिमम लेवल पर यहाँ पर मैक्सिमम लेवल पर पहुँचेगा, जब इसने डाउनवर्ड आना शुरू करना है उससे पहले इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो 80 मीटर्स होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है अब फ्रीलांसर्स अर्निंग फॉलो मॉडल। फ्रीलांसर की जो कमाई है वो इस मॉडल को फॉलो कर रही है। ठीक है, फ्रीलांसर क्या होता है? फ्रीलांसर वो शख्स होता है कि जो अपनी महारत के ज़रिए मुख्तलिफ अफराद के लिए या मुख्तलिफ कंपनियों के लिए, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, जैसे टीचिंग हो गई, जैसे जो है वो प्रोग्रामिंग हो गई, या वीडियो जो है वो एडिटिंग का काम हो गया, उसके बदले जो है वो अपना मुआवजा लेता है। ठीक है, तो फ्रीलांसर्स उन्हें कहते हैं जो अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए अर्निंग जो है वो करते हैं। ठीक है, अब उसके लिए जो उसके अर्निंग का मॉडल है वो यहाँ पे हमें दे दिया गया है। अब बता दिया गया कि ई जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्निंग इन रुपीज़ को। ठीक है, और एच यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एच आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्कड पर वीक, जो उसने हर हफ्ते जो है वो कितने घंटे काम किया, एच जो है वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग, उसे कितने घंटे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर हमें जो है वो कितने घंटे ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो उसको आवर्स में घंटों में करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग जो है वो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसको जो है वो कमाई कर सके। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ई ऑफ एज जो हमें मॉडल दिया गया है, इक्वेशन दी गई है, उसे हम लिख लेते हैं -2h² + 40h। यहाँ पर भी हम क्वेश्चन नंबर 2 वाला मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने बहुत डिटेल में इसको स्टडी किया था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो जो पैराबोला की शेप है वो क्या होगी, अपवर्ड होगी, और जब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो जो पैराबोला की शेप है वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। अब जब डाउनवर्ड है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसको डिटेल से किया, उससे पहले भी एक्सरसाइज में जब हमने इनको सॉल्व किया था ग्राफिक मेथड से, तो हमने बहुत डिटेल में जो है वो इसको स्टडी किया था कि जब इसका कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो इसकी शेप इस तरह होती है पैराबोला की, और जब इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो इसकी शेप जो है वो अपवर्ड होती है। अब चूंकि नेगेटिव है तो इसकी शेप डाउनवर्ड होगी, और यहाँ पे ये जो हमारा टर्निंग पॉइंट है ये क्या होता है, हमारा वर्टेक्स होता है। ठीक है, वर्टेक्स जो है वो किसी भी हमारे पैराबोला शेप का टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब टर्निंग पॉइंट का मतलब यह है कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसके बाद इसने डाउनवर्ड आना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको जो वर्टेक्स का फार्मूला लगाया था वही जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे भी आपकी याद दहानी के लिए लिख देती हूँ कि ये कौन सी शेप बन रही है। इट इज़ पैराबोला दैट ओपन्स डाउनवर्ड। बेशक आप ये पेपर में ना लिखें, लेकिन अपने याद दहानी के लिए लिख दें। ये छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन में अपनी याद दहानी के लिए लिख लिया करें, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको ये चीज़ें जो है वो याद आ जाएं कि टीचर ने हमें जो है वो ये क्वेश्चन किस तरह करवाया था। अगर डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको समटाइम्स ये चीज़ें भूल चुकी होती हैं, फिर आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपने इसे जो है वो इस तरह क्यों किया है। सो the earning will be maximum at the height of vertex। तो इसके यहाँ वर्टेक्स पे इसकी अर्निंग जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। आप चाहें तो ये वाला पोर्शन जो है ये पेपर में स्किप भी कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे और यहाँ से हम वैल्यूज़ ले लेंगे। अब इसका कोफिशिएंट जो है वो क्या हो जाएगा, a, और एज का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, b, और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, c, 0। ठीक है, ये a की वैल्यू और यहाँ से ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू।
अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको वर्टेक्स का फार्मूला जो है वो लिखवाया था। वो क्या था हमारे पास, x इजिकल्स टू माइनस बी ओवर 2a। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस b की वैल्यू क्या है 40, तो b की जगह पे हम क्या लगा देंगे 40, ओवर 2 है तो 2 लगा दिया, a की जगह पे a की वैल्यू -2 है तो -2 लगा दी। अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास -40, और यहाँ से ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -4। अब -40 को -4 से डिवाइड कर लेते हैं, -40 डिवाइडेड बाय -4, तो देखें वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। तो x इजिकल्स टू क्या आ गया 10। इसका मतलब है कि 10 आवर्स काम करने से उसकी अर्निंग जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ये हमारी एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज के साथ।